तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है ये काइंड ऑफ एक टेस्ट वीडियो है। मतलब कंटेंट एकदम एक नंबर है, लेकिन मैं टेस्ट कर रहा हूं कि अपने आईफोन के कैमरा से क्या मैं लंबी रिकॉर्डिंग्स कर सकता हूं। क्योंकि आपको पता ना मेरी कैमरा हो गई है खराब, जब तक वो बन के आती है जिसमें पता नहीं महीना भी लग सकता है, तो तब तक हम LOTM को रोक के नहीं रख सकते ना। तो क्या मेरा फोन घंटों रिकॉर्ड कर सकता है? क्योंकि LOTM की वीडियो घंटों लंबी होती है। तो वही टेस्ट हो जाएगी आज की वीडियो में। अगर वीडियो बीच में ग्लिच करती है, क्वालिटी थोड़ी सी खराब दिखती है, तो समझ जाना कि वो फोन से रिकॉर्ड हो रहा है इसीलिए। I can fix that. वैसे आज की जो वीडियो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक पे कि आखिर ये जो पायरेसी पे इतना ज्यादा क्रैकडाउन हो रहा है एनिमे इंडस्ट्री में, ये किस हद तक सही है। मतलब सही तो है, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होगा। क्योंकि देखो एक ऐसा दौर था ना दोस्तों, जब ये जो डिजिटल स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं इनको पायरेसी का सॉल्यूशन माना जाता था। इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स और मीडिया एनालिस्ट्स हैं उनका मानना था कि अगर दर्शकों को एक अफोर्डेबल स्ट्रीमिंग सर्विस दे दी जाए जहां सब कुछ अवेलेबल हो, तो ये जो इलीगल डाउनलोड्स होते हैं ना, अनऑथराइज्ड चीजें, ये लोग खत्म कर देंगे थोड़े से पैसे देके। अब बढ़िया से लीगली सब कुछ स्ट्रीम करेंगे। लेकिन फिर 2024 से लेकर 2026 के बीच में स्पेसिफिकली एनिमे इंडस्ट्री में जिस तरह के कांड हुए हैं, मैं बता रहा हूं ये पूरे गेम को ही चेंज करके रख दिया है। हाल ही में जब अलायंस फॉर क्रिएटिविटी एंड एंटरटेनमेंट यानी एस और मोशन पिक्चर एसोसिएशन यानी MPA ने एनिमे पायरेसी के खिलाफ एक अग्रेसिव कदम उठाया, तो एनिमे वेव, 9 एनिमे, एनिमे स्यूज और हाई एनिमे जैसी कई बड़ी पायरेसी साइट्स को इंटरनेट से हमेशा के लिए हटा दिया गया। अब क्रंचीरोल और सोनी पिक्चर्स, जो कि उसकी पेरेंट कंपनी है काइंड ऑफ, ये दोनों भी इस मिशन का हिस्सा थे। और इनका एम ये था कि जो भी व्यूअर्स इलीगली इस तरह के साइट्स पे जाके देखते हैं ना, भैया उनको बुलाया जाए अपने साइट पे और उनसे क्या बोला जाए, पैसा लाए। लेकिन मित्रों क्रंचीरोल का ये कदम उन पे ही भारी पड़ गया। मई 2026 के रिपोर्ट के मुताबिक क्रंचीरोल के जापान टीम की जो प्रॉफिट होती है ना, वो ऑलमोस्ट 63.4% से गिर चुकी है। यानी कि जहां 2025 के फिस्कल ईयर में कमाई $7.79 मिलियन तक की थी, वही इस फिस्कल ईयर में वो बस $2.85 मिलियन तक की रह गई है। ये जो फिगर है दोस्तों, वो एनिमे इंडस्ट्री और उसके इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही पैराडॉक्सिकल व्यू लगता है। एक तरफ सोनी की 2026 क्वार्टर 4 की रिपोर्ट हमें दिखाती है कि क्रंचीरोल की जो पेड सब्सक्राइबर बेस थी ना, वो 17 मिलियन से बढ़ के 21 मिलियन पे पहुंच गई है। लेकिन प्रॉफिट मार्जिन में इतनी बड़ी गिरावट आ चुकी है, जिससे हमें पता चलता है कि जो व्यूअर्स और प्लेटफॉर्म के बीच का जो एक रिलेशनशिप है ना, वो खराब हो चुका है। इनफैक्ट ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इनका जो बिजनेस मॉडल है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। अब आप बोलोगे भैया सब्सक्राइबर्स जब इतने बढ़ गए तो कमाई कम कैसे हो गई? वेल, क्योंकि क्रंचीरोल जैसे प्लेटफॉर्म्स को हर एक एनिमे लाइसेंस करनी होती है, उनके जो ऑपरेशनल कॉस्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं। और जब ये कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रही है लेकिन रेवेन्यू उस हिसाब से नहीं बढ़ रही, तो भैया प्रॉफिट मार्जिन कम ही हो जाएगा ना। इसके अलावा अब हम उस गोल्डन एज ऑफ सब्सक्रिप्शन में नहीं रहे मित्रों, जहां आप सिर्फ 1 या 2 प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन ले लो, सारा कंटेंट आपकी उंगलियों पे। ना अब 50 प्लेटफॉर्म्स हो चुके हैं, सब पे उनका अपना एक्सक्लूसिव कंटेंट आ रहा है। कोई भी सीरीज कोई और प्लेटफॉर्म शो कर रहा है, कितने सब्सक्रिप्शन लेंगे हम? इफ यू वांट टू कैच देम ऑल देन बाय देम ऑल। कई लोग तो ये तक कह रहे हैं कि क्रंचीरोल बाकी पायरेसी साइट्स को इसलिए बंद करवा रहा है ताकि जब वो एक बार शटडाउन हो जाए ना, तो फिर अपना कॉस्ट बढ़ा दें हम। नाउ लेट मी बी वेरी क्लियर कि नेट प्रॉफिट के डिक्लाइन का मतलब ये नहीं है कि कंपनी बैंकरप्ट हो रही है। इसका यही मतलब है कि उन्होंने प्रॉफिट कम कमाया है। भले ही सब्सक्राइबर्स बढ़े हों, लेकिन उनका ऑपरेशनल कॉस्ट भी इतना बढ़ चुका है कि ये प्रॉफिट नहीं बन रहा उतना ज्यादा जितना बनना चाहिए। जापान की एनिमे इंडस्ट्री में ऑपरेशनल कॉस्ट्स, वेजेस और लोकलाइजेशन जैसे कि डबिंग होती है या सबिंग होती है, ये सब बहुत तेजी से जो है ना बढ़ रही है। 2025 की रिपोर्ट्स दर्शाती है कि जापान के लगभग 60% एनिमे स्टूडियोज लॉस में चल रहे हैं, जबकि ग्लोबल एनिमे मार्केट 9.2% के CAGR से ग्रो कर रहा है। वही बात, मार्केट इज ग्रोइंग बट द प्रॉफिट्स आर क्रैशिंग। इस गिरते हुए प्रॉफिट्स को बचाने के लिए क्रंचीरोल के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस थे। पहला, या तो अपने ऑपरेशंस को सस्ता करे, जो कि अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा मुश्किल है, या दूसरा कि दर्शकों से ज्यादा पैसे निकलवा सके। अब जो कॉस्ट है उनका सब्सक्रिप्शन का, उसको आप अचानक से बढ़ा दोगे तो भैया जो दर्शक है वो भी भाग जाएंगे। तो फिर करते क्या है कि जितने पायरेसी साइट्स है ना, उनको बंद करवा देते हैं, ताकि वहां जो मिलियंस ऑफ व्यूअर्स है ना, वो थक हार के क्रंचीरोल पे आके हमें पैसा दे देंगे। हाँ, क्रंचीरोल ने दूसरा रास्ता चुना और इससे ऑडियंस का आक्रोश बढ़ गया। अब देखो, हम सब मानते हैं कि पायरेसी गलत तो है, बट कभी आपने सोचा है कि लोग फिर भी पायरेसी को जस्टिफाई क्यों करते रहते हैं? इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा सा डीप जाना होगा। देखो, जब एनिमे वेस्टर्न मार्केट या ग्लोबल
मार्केट जैसे कि इंडिया, यूरोप, अमेरिका, इन सब में नया था ना, तो उस टाइम पे ऐसे लीगल प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा अवेलेबल थे नहीं। 1990s इवन 2000s के दौर तक में जापानीज एनिमे को लीगली इंडिया में देखना या फिर किसी बाहर की देश में देखना बहुत ज्यादा मुश्किल था, ऑलमोस्ट असंभव था। उस समय फैन सब्स यानी फैन मेड सबटाइटल्स और पीयर टू पीयर शेयरिंग ही एकमात्र जरिया था जिससे लोग जापानीज एनिमेशन देख सकते थे। डेडिकेटेड एनिमे फैंस खुद जापानीज टीवी से शोज रिकॉर्ड करते थे, उन्हें ट्रांसलेट करते थे, सबटाइटल्स लगाते थे और फिर उन्हें इंटरनेट पर फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करते थे ताकि बाकी दुनिया भी इस आर्ट को देख सके। उस दौर में पायरेसी जो है ना वो प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए था। लेकिन आज के दौर में जब क्रंची रोल, नेटफ्लिक्स, हुलू और अमेज़न प्राइम जैसे कई लीगल ऑप्शंस मौजूद हैं, तब भी एनिमेव या हाई एनिमे जैसे वेबसाइट्स पे 170 मिलियन से ज्यादा लोग एक महीने में लैंड कर रहे हैं। तो इसका रीजन क्या है? वेल, एक तो ऑब्वियस रीजन है कि कंटेंट देखना है लेकिन पैसे नहीं देने, लेकिन ये सिर्फ रीजन नहीं है दोस्तों। इससे बड़ा रीजन ये है कि पायरेसी साइट्स जो होती हैं वो एनिमे के लिए एक सेंट्रलाइज्ड हब की तरह काम करती हैं। सोच के देखो, स्ट्रीमिंग का एम क्या था? पायरेसी को खत्म करना है, लोगों को एनिमे देखने का लीगल ऑप्शन देना है, जो कि उन्होंने दिया भी। लेकिन भैया इतने ऑप्शंस नहीं चाहिए थे कि एनिमे देखने के लिए 50 सब्सक्रिप्शंस लेने पड़े। डेविल मे क्राई देखना है तो नेटफ्लिक्स को पैसा दो, गाचिया कुदा देखना है तो क्रंची रोल को पैसा दो, प्राइम को पैसे दे के भी एड्स देखो, सोनी लिव और हॉटस्टार अब अलग अलग पैसे मांग रहे हैं। कुछ नीश एनिमे देखना है तो शायद अवेलेबल ही ना हो, किसी फॉरेन स्ट्रीमिंग सर्विस को वीपीएन लगा के पैसा दो, और कई बार इतना पैसा दे के भी कई टाइटल्स देखने को आपको नहीं मिलेंगे। तो भैया मैं कितने पैसे दूं और किसको किसको दूं? और पैसे दे के भी अगर आपको माल ना मिले तो बुरा तो लगेगा ना। वही पायरेसी वेबसाइट पे पैसे तो नहीं ही देने हैं, बट मान के चलो मुझसे वो पैसे ले भी लेते हैं, थोड़ा तो मैं दे दूंगा, क्योंकि भैया वहां एक ही वेबसाइट पे दुनिया की जितनी एनिमे है उसकी सारी लाइब्रेरी एक पॉइंट पे मौजूद रहती है, जो मन है वो देख लो। ट्रस्ट मी व्हेन आई से कि ये पायरेसी करके जिस तरह के प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं ना, कई लोग तो भैया वहां पैसा देने के लिए रेडी हो जाएंगे। एग्जाम्पल, मैं रेडी हो जाऊंगा, क्योंकि एक ही जगह पे सब कुछ मिल रहा है तो क्यों नहीं एक ही जगह पे पैसे दिए जाए। लेकिन लीगली ये चीज बना पाना असंभव है, क्योंकि आप सारे एनिमे के राइट्स खरीद ही नहीं पाएंगे। होता यह है कि जैसे आपने एक एनिमे बनाया, आप उस एनिमे को लेकर मार्केट में उतरते हो, कई प्लेटफॉर्म्स आते हैं, वो बिड करते हैं कि भैया मैं आपको इतने पैसे दूंगा, आप मेरे प्लेटफॉर्म पे से डालो, और जो आपको सबसे ज्यादा पैसा देगा आप वहीं अपना एनिमे चिपका दोगे, राइट? तो ऐसे में एक प्लेटफॉर्म पे सारे एनिमे आ ही नहीं सकते। And this, my friend, is the biggest problem with legal streaming sites. अब अगर क्रंचीरोल की बात की जाए तो ये लीगल स्ट्रीमिंग का सबसे बड़ा एडवोकेट बना हुआ है एनिमे इंडस्ट्री में, और ये पायरेसी साइट्स को बंद करवाने में सबसे आगे है, राइट? लेकिन क्या तुमको पता है कि क्रंचीरोल का इतिहास खुद पूरी तरह से पायरेसी पे आधारित है? ये एक ऐसी डीप आयरॉनिकल और हिपोक्रिटिकल सच्चाई है जिसे कम्युनिटी भूल नहीं पाती। और ऐसे में जब भी क्रंचीरोल किसी दूसरी साइट्स को बंद करवाता है तो यही सवाल वापस से उठता है। क्रंचीरोल की शुरुआत 2006 में एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट के रूप में हुई थी, जहां यूजर्स ईस्ट एशियन कंटेंट, स्पेसिफिकली एनिमे, मूवीज और ड्रामास अपलोड करते थे। उस वक्त ये प्लेटफॉर्म पूरी तरह से एक इलीगल होस्टिंग सर्विस था, और ये पहले से सैचुरेटेड पायरेसी मार्केट में अपना नाम बना रहा था। लोग इस साइट्स पर आकर वर्जन्स ऑफ ईस्ट एशियन शोज अपलोड करते थे जो फैन सब्ड होते थे। और सबसे बड़ी आयरनी ये है मित्रों कि उस दौरान क्रंचीरोल की लाइब्रेरी एकदम इनसेन थी। इसमें जापानीज, चाइनीज, कोरियन और फिलिपिनो कंटेंट, गेम शोज और पुरानी हॉरर मूवीज फ्री में उपलब्ध थी। दर्शकों के लिए ये जो प्लेटफॉर्म था किसी रिवॉल्यूशन से कम नहीं था। इनफैक्ट यहाँ फोरम्स, लाइव चैट्स, ये सब कुछ था जिसके कारण एकदम मजबूत सी कम्युनिटी बनी हुई थी। लेकिन फिर 2008 में क्रंचीरोल की पॉपुलैरिटी को देखते हुए वेंचर कैपिटल फर्म वेनरॉक ने इस पायरेट साइट में 4 मिलियन की भारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की। इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट ने एनिमे इंडस्ट्री में भूचाल ला दिया। उस समय के जितने भी ऑफिशियल एनिमे डिस्ट्रीब्यूटर्स या लाइसेंसर्स थे, जैसे कि बैंडाई एंटरटेनमेंट या फिर फन एनिमेशन, इन्होंने इस बात की आलोचना की थी। उनका मानना था कि एक ऐसी साइट जो कि खुलेआम पायरेसी कर रही है, उसको इस तरह से फंड मिल जाना वेंचर कैपिटल से, ये कोई सही बात थी नहीं। और दोस्तों तभी से मार्केट का जो है ना रूट चेंज हुआ, क्योंकि क्रंचीरोल अब लीगल रास्ते पे आना चाहता था। ये तो वही बात हो गई कि वन पीस के अंदर आप पायरेट थे, लेकिन पायरेट से अगले दिन सीधा नेवी बन गए। उन्होंने टीवी टोक्यो जैसे बड़े जापानीज नेटवर्क्स के साथ ऑफिशियल लाइसेंसिंग एग्रीमेंट साइन किए, और इस ट्रांजिशन पीरियड में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और आयरॉनिक घटना हुई। टीवी टोक्यो, जो कि एक समय पायरेसी का सबसे बड़ा शिकार था, वही क्रंचीरोल का सबसे बड़ा इन्वेस्टर बन गया। इस डील के दौरान जब तक टाइटल्स ऑफिशियली लाइसेंस नहीं हुए थे, तब क्रंचीरोल की वेबसाइट पे आज जितने भी टोक्यो टीवी के शोज थे ना, वो अचानक से रातों रात गायब हो गए। फिर धीरे धीरे क्रंचीरोल अपने प्लेटफॉर्म से उन सारे इलीगल शोज को साफ करता गया जिसके पास उसकी लाइसेंस नहीं थी, और बच गए सिर्फ वो शोज जिसके पास क्रंचीरोल की लाइसेंस थी। इस तरह से एक बड़ा सा लाइब्रेरी इतना छोटा सा बन गया। और इसलिए मेरा मानना है कि पायरेसी सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ रही कि लोग पैसे नहीं देना चाहते।
ट्रस्ट मी व्हेन आई से कि ऐसे लोग हैं जो कि पैसे देंगे खुशी खुशी, ठीक है। बस आप उनको एक हब दे दो कि यहां आपको सब कुछ देखने को मिलेगा आपके इंटरेस्ट का। नॉन पायरेसी के सक्सेस का एक बेहतरीन एग्जांपल मैं तुम्हें बताऊं, स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक, ठीक है। कोई भी जो स्ट्रीमिंग सर्विसेज है सॉन्ग्स की, सबको लोग सब्सक्राइब करते हैं अपने चॉइस के हिसाब से। क्यों करते हैं? क्योंकि कोई भी स्ट्रीमिंग सॉन्ग सर्विस पे आप जाओ, वहां आपको सारे गाने मिल जाएंगे। तो भैया चाहे आप YouTube म्यूजिक ले लो, एप्पल म्यूजिक ले लो, स्पॉटिफाई ले लो, एक लेना है आपको, सब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उस पे आप सुन सकते हो। आज के जमाने में आपने किसी को देखा है जो कि अब भी MP3 डाउनलोड करके और उस तरह से गाना सुन रहा है, अपनी लाइब्रेरी बना रहा है? आई एम नॉट सेइंग ऐसे लोग नहीं है, ऐसे लोग हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल, आप में से भी 99% लोग अब किसी न किसी स्ट्रीमिंग सर्विस पे जाके ही गाना सुनते होंगे। क्योंकि नो मैटर आप किसका भी सब्सक्रिप्शन लो, सारे गाने वहां मौजूद होंगे। और ऐसे में प्लेयर्स भी मार्केट में बहुत ज्यादा नहीं होंगे। ऐसा नहीं 50 स्ट्रीमिंग सर्विसेज है सॉन्ग्स के, नहीं 3-4 ही मेन होंगे। जो आपको पसंद है ले लो। लेकिन यही सेम चीज मीडिया में नहीं होता है। सारी मूवी हर एक स्ट्रीमिंग साइट्स पे अवेलेबल ही नहीं है। और क्रंची रोल की स्पेसिफिकली बात की जाए तो ये तो लिटरली फॉरेन मार्केट्स में अपने प्राइसेस भी बढ़ा दिया है। आई एग्री कि इंडिया में इसकी प्राइसिंग बहुत कम है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इंडिया में ले लेते हैं क्रंची रोल का सब्सक्रिप्शन, ठीक है, ले लो, लेकिन फिर आपको यहाँ कंटेंट भी कम देखने को मिलेगा। अब ये कैसी बात हुई? लिटरली अलग अलग रीजन्स के लिए अलग अलग कंटेंट अवेलेबल है। इंडिया रीजन में बहुत कम कंटेंट अवेलेबल है। इसी चीज को कहते हैं रीजन लॉकिंग या फिर जियो ब्लॉकिंग। अब ऐसा होता क्यों है? देखो, स्ट्रीमिंग राइट्स जो हैं वो ऐसे ग्लोबली परचेज नहीं होते, लिटरली हर एक देश के लिए अलग अलग तरीके से लिए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि जो शो शायद यूनाइटेड स्टेट्स में उपलब्ध हो, वो जरूरी नहीं कि यूके, इंडिया, नेदरलैंड्स या ग्रीस में उपलब्ध हो। इसका सबसे बर्निंग एग्जांपल है वन पीस। इससे ज्यादा मेन स्ट्रीम एनिमे क्या हो सकता है? लेकिन कई कंट्रीज में इंक्लूडिंग इंडिया, अगर आप वन पीस देखने जाते हो क्रंची रोल पे, तो भैया सिर्फ 800 कुछ एपिसोड के बाद ही कहानी शुरू होगी। उसके पहले के एपिसोड देख ही नहीं सकते आप लीगली कहीं भी। एग्जैक्ट बोलो तो सीधा सीजन 13 जो है ना वन पीस का, शायद एपिसोड नंबर 892, वहां से कंटेंट अवेलेबल है। उसके पीछे का बाय बाय, साफ कुछ नहीं। तो अब लोग VPN यूज करते हैं, VPN का पैसा अलग से दो, वो भी ढंग से काम नहीं करता क्योंकि पहले के 891 एपिसोड्स अवेलेबल हैं दूसरे कंट्रीज में। इसी कारण से लोग जो है ना समुद्र में गोते लगा देते हैं। और इतना काफी नहीं था तो स्ट्रीमिंग की जो क्वालिटी भी होती है ना, वो भी कई बार अच्छी नहीं होती। अब यहाँ मैं कंपेयर नहीं करना चाहता, लेकिन एक टुडुम करके प्लेटफॉर्म है नेटफ्लिक्स, उसका स्ट्रीमिंग का क्वालिटी जाके देखो कभी, मतलब इट्स वेरी गुड। उसी को आप क्रंची रोल से कंपेयर करो साइड बाय साइड, इज इट दैट गुड? बुरा नहीं है, लेकिन क्या नेटफ्लिक्स इतना अच्छा है? आंसर आपको खुद पता है। देन कुछ बड़ा एपिसोड आने वाला है, जैसे सोलो लेवलिंग का अगला सीजन आएगा, फर्स्ट एपिसोड, लोग हाइप्ड है। अब भैया क्रंची रोल क्रैश, हर बार मैं यही सुनता हूँ, क्रंची रोल को क्रैश कर दिया। एनिमा 4 में यही बताता हूँ मैं, क्यों हो जाता है क्रैश। नेटफ्लिक्स का तो मैंने ऐसा नहीं सुना। इससे स्टेबल तो समुद्री साइट से दोस्तों, जब तक नेवी वाले एकदम हमला ना कर दे, टेक डाउन ना हो जाए साइट का, तब तक चलता रहता है, झंडा लहराता रहता है। चलो अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताता हूं जिसे सुन के तुम बोलोगे कि इफ बाइंग इजंट ओनिंग देन पायरेसी इजंट स्टीलिंग। पहले के जमाने में जब भी आप कोई किताब खरीदते थे तो आपको लिटरली एक फिजिकल बुक मिलती थी, राइट? आप उस किताब पे लिख सकते थे, किताब को आग लगा सकते थे, फेंक सकते थे, उसकी पूजा कर सकते थे, आपकी मर्जी। सुन मेरी बात, इट्स योर किताब, इट्स योर चॉइस। यही सेम चीज मूवीज के साथ भी होता था। उसके ब्लूरे DVDs मिलते थे, जनरल DVDs भी मिलते थे, जिसे आप ले सकते थे। मन करो तो तोड़ दो डिस्क को, वरना रखे रहो, जब तक मन है तब तक उस मूवी को देखो, जितनी बार मन है उतनी बार देखो। तो इस पॉइंट पे कंपनी जाके आपसे कहती है कि देखो आपकी किताब है वो फट जाएगी, खराब हो जाएगी, आपकी DVD है स्क्रैच हो जाएगी, खराब हो जाएगी, हम आपको एक बढ़िया ऑप्शन देते हैं। सेम प्राइस आप पे करो, आप हमेशा के लिए उस चीज को ओन करोगे, जस्ट दैट फिजिकल कॉपी नहीं मिलेगा, डिजिटल कॉपी आपका रहेगा जो कभी खराब नहीं होगा, हमेशा के लिए आप ओन करोगे। वाह भाई, बड़ी हित की बात करी है आपने, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही आपने डिजिटल कॉपी खरीदा, आप फंस गए। कैसे फंस गए? चलो एग्जांपल से समझाता हूं। जब सोनी ने 2021 में क्रंची रोल को खरीदा तो उन्होंने अपने पहले से मौजूद एनिमे प्लेटफॉर्म फनीमेशन को क्रंची रोल के साथ वन ब्रांड वन टीम स्ट्रेटजी के तहत मर्ज करने का फैसला किया। मतलब जो डिजिटल लाइब्रेरी आपने फनीमेशन पे बनाई थी वो क्रंची रोल पे कैरी ओवर हो जाएगी। ध्यान रहे, उसके लिए आपने एक्सक्लूसिवली पे किया था, जो कि आपको लाइफ टाइम के लिए देख सकते हो, कभी भी आपसे छीनी नहीं जाएगी वो चीज। देन 7 फरवरी 2024 को यह घोषणा की गई कि 2 अप्रैल 2024 को फनीमेशन की स्ट्रीमिंग सर्विस पूरी तरह से बंद हो जाएगी और सभी अकाउंट्स क्रंची रोल पे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ये जो कॉर्पोरेट कंसोलिडेशन था ना, वो एक भयानक PR डिजास्टर में बदल गया। कैसे? क्योंकि दर्शकों को पता चला कि उनके द्वारा जो खरीदी गई लाइब्रेरीज थी ना फनीमेशन पे,
वो कैरी ओवर नहीं होगी क्रंची रोल पे। लिटरली 2 अप्रैल के शटडाउन के साथ क्रंची रोल ने एक्सप्लिसिटली एक सपोर्ट पेज पब्लिश किया जिसमें लिखा था कि वो फनीमेशन के डिजिटल कॉपीज को सपोर्ट नहीं करेंगे और एक्सेस परमानेंटली रिमूव कर दिया जाएगा। अब मान के चलो आपने 50-100 मूवीज या एनिमे को खरीद के रखा है, एक मस्त अपना डिजिटल कलेक्शन बनाया है, जब मन होता है आप उसे देखते हो, फ्रेंड्स को दिखाते हो, आपने हजारों डॉलर्स उस पर खर्च कर दिए हैं, इंडियन रुपीज में लाखों, और एक दिन आपको पता चलता है कि आपने जो कुछ भी खरीदा ना वो नल एंड वॉइड हो गया, अब आप उसको नहीं देख सकते, गया, खत्म, सब कुछ साफ है। अब आपको देखना है तो पैसे स्ट्रीमिंग के पे करो तो ही देख सकते हो, और जब आप स्ट्रीमिंग के पैसे पे करना बंद कर दोगे आप उस चीज को नहीं देख पाओगे। कैसा फील होगा आपको? इट्स जस्ट लाइक कि आप PS ओन करते हो, उसके लिए 100 डिस्क खरीदे हो गेम के, एक रात एक चोर आया 100 के 100 डिस्क चुरा के ले गया। जस्ट दैट ये चोरी लीगली हुई क्योंकि आपने टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ा नहीं, सीधा एक्सेप्ट कर लिया, और इसी से अब लोगों के अंदर डिजिटल प्रोडक्ट्स को लेकर ट्रस्ट ही खत्म हो गया है। पता नहीं कब कोई कंपनी क्या हरकत कर दे और आपकी लाखों की जो इन्वेस्टमेंट थी उनके प्रोडक्ट्स को बाई करने में डिजिटली, भैया वो खत्म हो जाए। ऐसे क्रंची रोल ने इसके लिए अपने कस्टमर्स को मुआवजा दिया था। चलो अच्छी बात है। क्या मिला मुआवजा में? 3 महीने का क्रंची रोल का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन। इट्स जस्ट लाइक कैसे आपके चाचा आपके पिताजी से जमीन पे साइन करवा के आपको 3 दिन के लिए घर में खाना खिला देते हैं और करोड़ों की संपत्ति आपकी गई। होता है कि नहीं आपके साथ? ऐसा सबके साथ होता है ये। अब क्रंची रोल के लिए इतना काफी नहीं था तो एनिमे इंडस्ट्री में स्ट्रीमिंग सर्विस का जायंट नेटफ्लिक्स भी कूद गया। कई शोज नेटफ्लिक्स पे आ चुके हैं और नेटफ्लिक्स की डूबती नैया को एनिमे ही बचा रही है। जेम पार्टनर्स की हाल ही में आई 2026 एनिमे ग्लोबल व्हाइट पेपर रिपोर्ट से पता चलता है कि नेटफ्लिक्स ने 9 मुख्य रीजन्स में 7 रीजन्स में क्रंची रोल को पॉपुलैरिटी में पीछे छोड़ दिया है। यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस और ब्राजील जैसे बड़े और लुक्रेटिव मार्केट्स में अब नेटफ्लिक्स एनिमे देखने का प्राइमरी डेस्टिनेशन बन चुका है। हाँ, नेटफ्लिक्स की नैया तो स्टेबल हो गई लेकिन क्रंची रोल की नैया में छेद जरूर हो गया है। इसलिए बोलता हूँ क्रंची रोल वालों, कभी स्पॉन्सर करो मेरे को, प्रमोट करूंगा। करते नहीं तुम लोग। अब भले मैं क्रंची रोल को पटखनियां मारते जा रहा हूं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं जस्टिफाई कर रहा हूं समुद्र में गोते लगाना, ना, वो गलत है, इलीगल है। जब 170 मिलियन लोग एनिमे देखने के लिए समुद्र में गोते लगाते हैं तो एनिमे बनाने वाली स्टूडियोज को उनकी मेहनत का एक पैसा भी नहीं मिलता। ये समुद्री साइट्स खुद मिलियंस ऑफ डॉलर्स का एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू और क्रिप्टो डोनेशंस कमाती हैं जिसका एक भी हिस्सा क्रिएटर्स या एनिमेटर्स को नहीं जाता। इसीलिए एस और MPA के माध्यम से पायरेसी साइट्स को हंट करके शट डाउन करना उनके लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को सस्टेन करने और क्रिएटर्स को फंड करने के लिए एक अनअवॉइडेबल कानूनी कदम है। खुद सोच के देखो, आप खुद एक एनिमे बनाते हो, आप उसका दाम रखते हो कि भैया 99 रुपीज दो, इसे देख लो, लेकिन सब इलीगली उसको देखे जा रहे हैं, आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं, आपके पास उसका कोई पैसा नहीं आएगा। वहीं अगर कोई पैसे देके देखता है तो इट्स वेरी नाइस। तो मैं लीगल वे को ही सपोर्ट करता हूं। बट माय पॉइंट इज कि भैया लीगल वे सही है लेकिन आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो ठीक करें, एक जगह पे सब कुछ को लेके आए, क्योंकि ग्रीड के कारण ना आज मार्केट इतनी फ्रैगमेंटेड हो चुकी है, इतने ज्यादा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं कि एक आम आदमी सभी का सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकता। मेरा तो ये भी मानना है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो कि मोस्टली समुद्र में गोते मारते हैं, भैया उनके पास उतने पैसे नहीं होते, कहां से वो सब्सक्राइब करेंगे? लेकिन वो एनिमे देख के जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, जब उनके हाथ में पैसे आ जाएंगे, भैया फर्स्ट इनकम से ना वो सब्सक्रिप्शन खरीदेंगे अगर आपका प्लेटफॉर्म अच्छा होगा और वहां सेंट्रलाइज्ड हर कुछ मिलेगा। बट हम सब जानते हैं कि ये तो बस हम सपना देख रहे हैं कि कुछ सेंट्रलाइज्ड ऐसा बनेगा, कुछ ऐसे रूल्स आ जाएंगे जहां एक प्लेटफॉर्म पे पैसा देके आप सब कुछ देख सकते हो। क्योंकि म्यूजिक इंडस्ट्री में ये चीज हुआ है, पता नहीं एनिमे या फिर वेब शोज इसमें क्यों नहीं हो रहा। तो हाँ, ये तो एक बहुत फार फेच्ड ड्रीम है जो कि कभी पॉसिबल होगा नहीं। और जहां तक बात समुद्री साइट्स की है तो भैया उसको आप हंट डाउन करोगे, दूसरे डोमेन नेम के साथ वापस खड़े हो जाएंगे वो। नॉट टू मेंशन कि पायरेट्स को छोड़ो, नेवी के बीच आपस में भी लड़ाई होगी। नेटफ्लिक्स ज्यादा बड़ा नेवी शिप है, ठीक है, क्रंची रोल का नेवी शिप छोटा है, मारेगा कैनन दनादन, क्रंची रोल को ही डुबा देगा। तो अगर क्रंची रोल को अपना प्रॉफिट मार्जिन और पेड यूजर बेस बनाए रखना है तो उन्हें सिर्फ एक्सक्लूसिव लाइसेंसेस लेने या लॉयर्स को पैसे देने पर ध्यान नहीं देना होगा, बल्कि अपने प्लेटफॉर्म की कोर टेक्नोलॉजी, यूजर इंटरफेस और कम्युनिटी फीचर्स में मैसिव सुधार करना पड़ेगा। इसके साथ लाइब्रेरी को बड़ा करना होगा, सेंट्रलाइज करने की कोशिश करनी होगी और मुझे स्पॉन्सर करना होगा ताकि मैं प्रचार कर सकूं। समझ रहे हो बात? और हाँ, बिना मतलब क्रिएटर्स को जो स्ट्राइक पे स्ट्राइक मारे जाते हो वो भी बंद करो, क्योंकि क्रिएटर्स लिटरली जब तुम्हारे एनिमे पे बात करते हैं तो वो फ्री में उसका प्रचार कर रहे हैं, लेकिन ये लोग क्रिएटर्स को ही स्ट्राइक मार देते हैं। 1 सेकंड क्लिप यूज कर लो, क्लिप छोड़ो, फोटो यूज कर लो, स्ट्राइक मार देंगे। कभी मार्वल को सुना है कि वो आके अब क्रिएटर्स को स्ट्राइक मार रहा है? नहीं, क्योंकि जब क्रिएटर्स मूवी के बारे में बात करते हैं, थियरीज बनाते हैं, तो भैया लोग इंटरेस्टेड होते हैं, फिर जाके थिएटर में टिकट्स खरीदते हैं। लेकिन नहीं, ये जो एनिमे जॉनरा है ना, इसमें फ्रेंडली फायर बहुत खतरनाक होता है। क्रिएटर्स को ही पेल दो। ऐसा लोगी मिशन बताया था ना एनिमाचार के एक एपिसोड में, टोई एनिमेशन वाले अपने ही ट्विटर पेज पे खुद ही फ्रेंडली फायर करके स्ट्राइक मार दिए। नाइस, वेल डन। ऐसे ही करते रहो, आपकी एनिमेशन इंडस्ट्री ऐसे ही गोते खाते रहेगी समुद्र के अंदर।
तो हाँ दोस्तों, ये थी मेरी ओपिनियन ऑन दिस एंटायर टॉपिक। यहाँ कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करके आप भी अपनी ओपिनियन देना, और अगर कोई एनिमे इंडस्ट्री से देख रहा है तो भैया बातों को समझो और इन चीजों को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो। चलो सेंट्रलाइज नहीं बना सकते चीजें, लेकिन बाकी चीज तो आप सुधार ही सकते हो। और हाँ, मेरे ऊपर मत चढ़ जाना, ठीक है। एनीवेज, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।